नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अपन पढ़ रहे थे पहला चैप्टर और पहले चैप्टर में कई चीजें अपन ने पढ़ ली थी, जिसमें आज पढ़ेंगे अपन अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले इसकी कुछ बातें अपन ने डिस्कस की थी। कौन कौन सी? कि अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के लिखने के नियम क्या होते हैं। ये बातें अपन 2 क्लासें पहले ले चुके हैं, उनमें डिस्कशन कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। आज पढ़ेंगे अपन सीधी सी बात है अभिक्रियाओं के प्रकार। चलो, कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? ये बातें अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, यहां पर थे अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि भैया जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार से हो सकती है, यानी 2 अभिकारक हैं, वो किस किस प्रकार से एक साथ में मिलकर नए उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। यही बात पढ़नी है इस चैप्टर के माध्यम से। कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा हमें नहीं पता है, और भूल जाओ इस बात को। अब समझेंगे कि क्या पढ़ा था कक्षा 9 में और क्या पढ़ना चाहिए था। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंधों के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि कार्बन है, कार्बन का संयोजी जो संख्या है, यानी कार्बन किसके साथ जुड़कर कितने आबंध या कितने अणुओं से एक आबंध बनाता है, तो 4 आबंध से बनाता है। ये इसने बता दिया कि तीसरा या चौथा चैप्टर है जो धातु अधातु का है, कार्बनों के यौगिक है, उस चैप्टर में अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब इसके कहने का तात्पर्य है कि इसका जो परमाणु होता है, तत्व में जो परमाणु होता है वो नया परमाणु नहीं जुड़ता है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लूं, 1 नंबर पर आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। राइट जी सर, 1 नंबर पर क्या आता है? हाइड्रोजन। कहने का तात्पर्य है हाइड्रोजन में कितने परमाणु है सर? 1 है। ये त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। हीलियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो रासायनिक तत्व है यानी ये क्रमागत है, इनका परमाणु क्रमांक 1 है या 2 है। हीलियम का, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है। राइट जी सर। तो हीलियम है ये, तो इसके कितने परमाणु क्रमांक है? 2 है सर। इसका कोष है वो पूर्ण है, पहली कक्षा है ये पूर्ण है, इसलिए किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता है, न तो किसी के साथ मिलता है और न ही किसी से जुड़ता है। दूसरी मैं बात करूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं सर? पहली कक्षा में 2 होने चाहिए और इसके पास एक्स्ट्रा में है 1। कितने हैं? 1 है। लिथियम के पास अपने एक्स्ट्रा में कितने परमाणु है? 1 परमाणु है। और यदि ये किसी के साथ साझेदारी करेगा तो ये क्या करेगा? लिथियम 1 परमाणु है वो किसी को दे देगा। क्या कर देगा? दे देगा। जिसको 1 परमाणु की क्या है? आवश्यकता है। परमाणु की क्या है? आवश्यकता है। ये एक्स्ट्रा 2 है, इसका मतलब, कहने का मतलब है इसके पास 1 है तो 1 ही किसी दूसरे को दे सकता है, ऐसे नहीं कि 3 है और तीनों ही किसी और को दे दे।
यहां तक बातें क्लियर हुई। यानी बाहर से मिश्रण में आते हैं। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सही बात है। इसमें परमाणु होते हैं और ये आपस में बात करके, दो पदार्थ है, ये आपस में बैठकर बात करेंगे कि भैया मेरे पास ग्रहण करने के लिए इतने की जरूरत है और तुम्हें त्याग करने की जरूरत है, और हम बैठकर अपने परमाणुओं की अदला बदली कर लेते हैं। यदि दोनों सहमत है तो अपने परमाणु की क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर देते हैं। क्यों करते हैं अदला बदली? मैंने पहले जब बेसिक अपन पढ़ रहे थे तब आपको मैंने बताया था, मेरे पास दो तत्व है। मेरे पास क्या है? दो तत्व है। ये लो दो तत्व, ये बी है, ये ए है, और इनकी जो पहली कक्षा होती है, इनकी तत्वों की जो पहली कक्षा होती है, इनमें दो इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है। इसी के पास भी दो इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है। इसकी दूसरी कक्षा होती है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन न रहकर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? अब 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी यहां पर परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन परमाणु होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। राइट। अब जितनी भी इसकी कक्षा बनेगी, इसके चारों जितनी भी कक्षा बनेगी, 128 तत्व है और 128 परमाणु जहां तक ना आ जाए, जितनी कक्षा बनती है, दूसरी कक्षा से स्टार्ट होती है, 8 परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे? 8 परमाणु होंगे। और यदि मेरे पास दूसरी कक्षा में 8 परमाणु नहीं है, मान लो एक बार कि इसके पास 8 परमाणु नहीं है, 6 ही परमाणु है। कितने परमाणु है? 6 परमाणु, और कुछ नहीं है, बस जो परमाणु क्रमांक है वही है। परमाणु और बाहर से नहीं आए हुए, परमाणु क्रमांक है रासायनिक तत्वों का, वही परमाणु या परमाणु संख्या है। जिनमें से मान लो किसी कक्षा की यहां पर कितना ले लिया मैंने? 2 4 6 2 8, है ना? कितने परमाणु ले लिए? 8 परमाणु ले लिए। अब 8 परमाणु क्रमांक किसके आ रहे हैं, वही संख्या क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी। एक बार मान लो, मैं बता दूंगा, अलग अलग पहले भी बता चुका हूं। एक बार मान लो एक के पास कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु हैं। पहली कक्षा में कितने होंगे? 2 परमाणु होंगे। और अगली कक्षा में कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। अब ये बात समझना जरूरी है कि यदि मुझे ज्यादा संख्या में देना पड़ रहा है तो मैं नहीं दूंगा। ज्यादा संख्या में देना पड़ रहा है तो मैं नहीं दूंगा। यदि कम संख्या में मुझे देना पड़ रहा है तो मैं दे दूंगा, और कम संख्या में मुझे लेना पड़ रहा है तो मैं ले लूंगा। इस बात को जहन में बिठा लो। यदि कोई भी दो तत्व साझेदारी करेगा तो कम से कम तत्वों की जिनको आवश्यकता होगी, या तो उनका त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा। यहां पर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास, यानी ए के पास 1 2 3 4 5 6, दूसरी कक्षा में 6 है। वो क्या है? एक्स्ट्रा है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 6 है, ये अपने कोष को पूर्ण नहीं कर रहा है, और पूर्ण नहीं कर रहा है तो पहले कोष के बजाय ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। क्या है? एक्स्ट्रा है। और ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा है तो कितनी संख्या में एक्स्ट्रा है? 6 संख्या में एक्स्ट्रा है। कितनी संख्या में? 6 संख्या में एक्स्ट्रा है। इसलिए मैं न तो क्या नहीं कर सकता? त्याग तो नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो ज्यादा संख्या में है, क्या है? ज्यादा संख्या में है, किसी को लेने की क्षमता नहीं है इतनी, किसी के पास इतने इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं? यदि आपका वजन 40 किलो है, कितना है? 40 केजी है,
तो आप में यही क्षमता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वजन 40 किलो उठा सकते हो। कितना उठा सकते हो? 40 किलो वजन उठा सकते हो। इनसे ज्यादा आप वजन उठा नहीं पाओगे। राइट। उसी प्रकार यदि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन 8 की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर मेरे पास होते, 4 होते, जो कि किसके पास रहते हैं? कार्बन के पास। इसीलिए तो कार्बन है वो अन्य तत्वों से अलग हो गया। अरे इसीलिए तो वो है, आपने पढ़ा होगा या जब आगे पढ़ेंगे। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। अब पहली कक्षा में कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए सर। अरे पहली कक्षा में 2 हो गए तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। अब 4 है, ये परमाणु कितने हैं? 4 हैं। तो ये न तो त्याग कर सकता और न ही ग्रहण कर सकता। ये बात आपने नहीं पढ़ी है तो ध्यान में रखना। ये कार्बन 4 परमाणुओं को नहीं त्याग कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता, तो फिर क्या कर सकता है? ये साझेदारी कर सकता है। क्या कर सकता है? साझेदारी। अर्थात यदि ये 4 कार्बन किसी को देगा तो 4 कार्बन उनसे वापस भी लेगा, और वापस लेगा तो यहां पर 4 4 मिलकर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। एक बार समझ में नहीं आया है तो मैं प्लेन पेज पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास कितने तत्व है सर? मान लो मैं 10 तत्व यहां पर लिख रहा हूं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। ये मान लो मैंने कुछ तत्व यहां पर लिख दिए। इनके परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। राइट जी सर, राइट। यही जो परमाणु क्रमांक है ये परमाणु संख्या में काम में आते हैं। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन है, कौन है? हाइड्रोजन है। मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास परमाणु क्रमांक कितने हैं? 1 है। कितने परमाणु क्रमांक है? 1 है। यदि मैं इसको कक्ष के रूप में लिखूं, किसके रूप में? कक्ष के रूप में लिखूं हाइड्रोजन को, ये लो कक्षा पहली बना दी मैंने। और पहली कक्षा के अंदर मैंने ऐसा नियम पढ़ा है सर कि पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अफसोस हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु हैं? 1 ही परमाणु है। कितने परमाणु हैं? 1 ही है। तो मुझे यहां से पता लगा कि हाइड्रोजन 1 परमाणु से अपना घर है वो नहीं भर पाएगा, अपना कोष नहीं भर पाएगा। यदि ये अपना घर नहीं भर पाएगा तो इसके पास कितने हैं? 1 ही है सर। आपने 2 कैसे लिख दी? मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर 2 परमाणुओं को लिखा था, बल्कि इसके पास है कितने? 1 है। कितने हैं? 1 है। अब अभी तक मेरा जो घर है, पहला कोष है, वो पूर्ण है, नहीं हुआ। क्या है? अधूरा है। अधूरा है तो मुझे या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? यदि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, हाइड्रोजन को ऋणायन और धनायन दोनों क्यों बोला जाता है मैं इसी के माध्यम से आपको समझा दूंगा। हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। और या फिर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यदि आपका वजन 40 किलो है तो आप 40 किलो वजन उठा सकते हो। क्या कर सकते हो? उठा सकते हो। या फिर अपना जो 40 किलो वजन है आप किसी को दे सकते हो। यदि आपके पीछे ही हाथ धो के कोई पड़ गया तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना वजन है वो किसी को दे सकते हो।
दे सकते हो या नहीं? जी सर, दे सकते हो। तो हाइड्रोजन भी अपना जो एक है वो किसी और को दे देगा। क्या कर देगा? और को दे देगा कि मेरे काम का तो है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पहली कक्षा ही पूर्ण नहीं हो रही है। या फिर ये किसी और से ले लेगा। क्या कर लेगा? ले लेगा। या तो त्याग करेगा या ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। जिनको एक इलेक्ट्रॉन की या परमाणु की जरूरत है। जैसे सर मैं यहां पर देखूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन में से किसी को देख लो, यदि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि पहली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन न होकर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या मैं पूछूं आपसे कि ये ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, तो क्या जवाब दोगे आप? तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? त्याग करेगा। मैं दूसरा किसी से पूछ लूं कि कार्बन है, ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। बल्कि सभी परमाणु कितने हैं मेरे पास? 8 है। 2 किसको दे दिया? पहली कक्षा को दे दिया। पीछे कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? 6। अब मुझे कितने लेने की जरूरत है? 2 लेने की जरूरत है। जब तक 2 में परमाणु किसी से नहीं लूंगा तब मेरी कक्षा में पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। और यही इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर, यानी एक पदार्थ या एक अभिकारक आपस में जुड़कर अपने इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान करते रहते हैं। बात समझ में आ रही है जी? यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। यहां तक बातें कुछ समझ में आई होगी। नहीं आई हुई है तो एक एक करके अपन सभी को समझ लेंगे। ये बात यहां तक क्लियर हो गई और यही बात 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। मैं अभिक्रिया की बात करूं तो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। पुनः ध्यान दीजिए, पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का मतलब होता है संयोग। क्या होता है? संयोग। संयोग का तात्पर्य है कि 2 या 2 से अधिक का जुड़ना। आप कहते होंगे किसी की शादी हुई है या होगी तो आप ऐसा ही कहते हो ये तो भगवान का संयोग है, और भगवान के संयोग ने जोड़ियां बना दी। राइट? यस। उसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया का मतलब है 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का या पदार्थों का जुड़ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का या पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसी का नाम है संयोजन अभिक्रिया, जो कि अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। यही परिभाषा किसमें पढ़ी थी सर? ये पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। डिट्टो परिभाषा किसकी हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया की। यहां पर मुझे कहीं परिभाषा दिख जाएगी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब ये क्या है? एक एक को मैं समझाता हूं। CaO। CaO का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना। मैं एक पत्थर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? पत्थर। आपने देखा होगा जितने लोग अपने, जो पुराने लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो घर बनाने के लिए चूने का प्रयोग करते थे। वो चूना कहां से आता था? पत्थरों को जलाया जाता था। पत्थरों को जलाया जाता था। उन पत्थरों को जलाकर चूना बनाते थे।
ये आपने देखा होगा, उसी चूने की बात हो रही है। यदि विज्ञान की भाषा में उसको मैं कहूं तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यदि वो चूना अभी तक गर्म है, पत्थर को मैंने जलाया, यदि वो पत्थर वो चूना बन गया, चूना बनने के बाद में गर्म है, तो वो क्या है? चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। कहने का तात्पर्य सीधा सा है, वो चूना अभी तक बुझा नहीं है, गर्म है। और उसी का नाम क्या है? CaO। पहला सूत्र बन के तैयार हो रहा है CaO। याद होना चाहिए सभी को। CaO ये कौन सा पदार्थ है सर? एस लगा हुआ है, ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। विज्ञान की भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। दूसरी मैं बात करूं तो बिना बुझे हुए चूने को यदि मुझे ठंडा करना है, उसी चूने को, जिस पत्थर को मैंने जलाया वो क्या बन गया? बिना बुझा हुआ चूना, अर्थात वो अभी तक गर्म है। यदि उसको ठंडा करना है, किसी आग को बुझानी है, ठंडी करनी है, तो आप क्या डालते हो? पानी। क्या डालते हो? पानी। जल ही तो डालते हो। जी सर, जल ही डालते हैं। जल डालना है तो जल का बाबू सूत्र क्या होता है? H2O। क्या सूत्र होता है? H2O। यदि मैं CaO के साथ क्या मिला दूं? H2O मिला दूं। क्या मिला दूं? H2O मिला दूं, तो एक सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बनकर तैयार हो जाएगा? सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। सर समझाइए जी। मेरे पास, मैंने एक पत्थर को जलाया और एक पदार्थ बना कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। और उस कैल्शियम ऑक्साइड को बुझाने के लिए, अर्थात उसकी आग समाप्त करने के लिए, मैंने उसके अंदर मिला दिया H2O। क्या मिला दिया? H2O। ध्यान देना, क्या मिला दिया? H2O। पानी मिला दिया। मुझे चुनना है, यदि आग के अंदर आप पानी डालोगे तो उसमें से सीधी सी बात है, एकदम एक हड़कंप या आग निकलेगी। क्या निकलेगी? आग। या फिर एक भाप बनकर निकलेगी। क्या निकलेगी? भाप। और वो भाप कैसी होगी? गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म होगी। और यदि गर्म है तो उसको क्या कहा जाता है? उष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्मा। ये सभी को पता है। अलग से आप फिर पूछोगे ये उष्मा कहां से आ गया, मैं पहले ही बता देता हूं, है ना? जी सर। अब यदि मैं, उष्मा तो निकलेगी ही निकलेगी, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, उष्मा तो निकलेगी ही निकलेगी, ये बात तो पता चल गई। अब एक सूत्र बनकर अपना तैयार होगा। क्या सूत्र तैयार होगा? यदि मैं CaO H2O को जोड़ दूं, CaO H2O को जोड़ दूं, तो यहां पर मेरे पास, ध्यान से देखूं तो O कितने हो रहे सर? 2 हो रहे। कितने हो रहे? 2 हो रहे। ये लो 2। दूसरा अकेला कौन है सर? अकेला है C। अकेला कौन है? C है सर। अकेला कौन है? C है सर। ये लिख दिया मैंने C। क्या लिख दिया? C। क्या लिख दिया? C लिख दिया। अब हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं सर। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2 है। Ca है, ये Ca लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ये लो हाइड्रोजन 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हो सर। या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। कैसे सर? यदि Ca को आप ऐसे लिख दो और ये 2 है, तो इनको क्यों ना कोष्टक के अंदर बंद करके यहां बाहर से गुणा कर दो। राइट? अरे नियम तो सेम ही है, यही नियम लागू हो रहा है और यह भी नियम लागू हो रहा है। मैंने बस तरीका है लिखने का, वो चेंज कर दिया। और यही सूत्र किसका बन जाएगा? बुझे हुए चूने का। किसका? बुझे हुए चूने का। बुझे हुए चूने का। कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
यही देख लो CaOH2, ये एक पदार्थ अपना बन गया। कौन सा पदार्थ? उसी चूने को मैंने ठंडा कर दिया, उसके साथ में क्या मिला दिया? जल मिला दिया। और उसके साथ मैंने पहले ही बता दिया, जब भी आग के अंदर कोई गर्म वस्तु है आप पानी डालोगे तो एक वाष्प, गर्म वाष्प या अचानक एक आग निकलेगी, अचानक एक आग निकलेगी। कोई भी व्यक्ति है, ठंडा होने से पहले यदि क्रोध आ रखा है, बहुत भयंकर क्रोध आ रखा है किसी व्यक्ति को, यदि वो शांत होगा, शांत होने से पहले उसको अत्यधिक क्रोध आएगा। देख लेना, ये एक प्रमाणित तथ्य है। दूसरी मैं बात करूं, इस अभिक्रिया को समझा रहा है वो क्या कह रहा है। आगे पीछे क्यों नहीं हो रही है? ये लो। दूसरी मैं बात करूं, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहली अभिक्रिया की अपन को परिभाषा मिल चुकी है और उदाहरण भी मिल चुका है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर सर दो या दो से अधिक है, वो अभिकारक है, वो मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। राइट, दिखाई दे रहा होगा आपको, किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यानी CaOH2O दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। कौन से? CaOH2 का। सर आप कहोगे कि ये उत्पाद है या नहीं, तो नहीं बाबू, ये गैस बनकर उड़ जाएगा, अपने लिए किसी काम का नहीं रहेगा। ये उत्पाद नहीं बनेगा, ये उष्मा बनेगी, एक प्रकार की गर्म गैस बनेगी, ये उत्पाद नहीं बनेगा। इसको बस दिखाने के लिए लिखा जाता है कि हाँ अचानक गर्म होगा और गर्म होकर वो भाप उड़ जाएगी, ठंडा ठंडा पदार्थ पीछे बच जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर वो पूर्ण रूप से परिभाषा लागू हो रही है। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा क्या थी? दो या दो से अधिक अभिकारक होना चाहिए। मेरे पास दो अभिकारक है और एक नए एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जी यहां तक ठीक है। इससे आगे मैं बात करूं तो ध्यान देना, वो सेम डिटो बात यहां पर बताई गई है जो मैंने आपको बताई है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूने का प्रयोग कहां पर किया जाता है, बुझे हुए चूने का प्रयोग कहां पर किया जाता है और बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, यानी चूना कैसा है? बुझा हुआ है, मैंने चूने को पानी डालकर बुझा दिया है। अब उस चूने का उपयोग किसमें करेंगे? अपन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सीधा सा तात्पर्य है, जो भी तथ्य बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ उपयोग होने चाहिए। यदि कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है तो उसका मतलब वो विज्ञान की शाखा से बाहर है। बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर जो पॉलिश की जाती है सफेद कलर की, वो चूने की ही की जाती है, जिसको आप कड़ी या फिर अन्य किसी नाम से जानते हो। दूसरा मैंने देखा कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है ना,
इससे पहले देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। आप जब भी दीवारों पर पॉलिश करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड वो बन गया है जिनका निर्माण किया था, ये देखो कैल्शियम ओ और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिले तो एक नाम बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने ये पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन है, किसी के साथ में मिलकर अपने नाम को क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती है, और ऑक्सीजन को ऑक्साइड में परिवर्तन कर लेती है। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन है। वायु में क्या उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 गैस बोलते हो। जब भी बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट मिला लेंगे। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि यदि बुझा हुआ चूना और CO2 साथ में जुड़ जाए तो किसका निर्माण करते हैं? ये क्वेश्चन याद रखना है, ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, यस, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि दोनों आपस में तो किसका निर्माण करता है? तो किसका निर्माण करेगा? वो करेगा बाबू किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट जब भी बनेगा तो एक पतली परत बन जाती है। चूने की कैसी परत बन जाती है? पतली परत बन जाती है सर। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब भी आप चूने की पॉलिश करते हो 2 या 3 दिन का समय लगता है, और समय लगते लगते कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तन हो जाता है, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सर संगमरमर का सूत्र लिखिए। बाबू ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, CaCO3। CaCO3 कौन सा सूत्र है? CaCO3 कौन सा सूत्र है? CaCO3। एक साथ मेरे साथ में लिखते जाइएगा कि अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। पहले कौन सी चीजें पढ़ी थी सर? CaO, कौन सा? CaO। CaO क्या करेगा? CaO के साथ में मैं जल मिला दूं, क्या मिला दूं? जल मिला दूं, तो ये किसका निर्माण कर लेगा? अभी अपन ने सूत्र बनाया था CaOH2, यानी बुझे हुए चूने का निर्माण कर लेगा। और बुझे हुए चूने को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ में उष्मा का भी निर्माण होगा, साथ में उष्मा का भी निर्माण होगा। सर ये अभिक्रिया कौन सी है? ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक बातें आपको समझ में आती चली जाएगी। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी चीज अपन ने पढ़ा था, यदि बुझा हुआ चूना, इसका नाम क्या है सर? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ये है बिना बुझा हुआ चूना। दोनों का नाम मैंने बोल दिया है, पुनः बोल देता हूं, आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा। ठीक है, यदि ये बुझा हुआ चूना किसमें मिल जाए? CO2 में मिल जाए। ध्यान देना, किसमें मिल जाए?
CO2 में मिल जाए। किस में मिल जाए? CO2 में मिल जाए। तो किसका निर्माण कर लेता है सर? ये कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सर कार्बोनेट का सूत्र आपने बताया नहीं, तो ध्यान दो। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 और निर्माण किसका हो जाएगा? कैल्शियम है तो कैल्शियम तो रहेगा ही, कैल्शियम तो रहेगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा? CO3 साथ में जल है वो क्या हो जाएगा? H2O अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो रही है क्या? कि इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कितने दिनों के बाद सर? 2 या 3 दिनों के बाद में। यानी मैंने देखा था बुझे हुए चूने का उपयोग किसमें किया जाता है? तो बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर पॉलिश करने के लिए किया जाता है। दूसरा मैंने देखा दीवारों पर पॉलिश करने में कितने दिन का समय लगे? 2 या 3 दिन का समय लगे। 2-3 दिन के समय के बाद में वो किसके साथ अभिक्रिया करके CaOH2 CO2 के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, जिसमें से जल है वो वाष्प के रूप में गर्म होकर या गैस बनकर उड़ जाएगा या अलग हो जाएगा। यहां तक अपने बातें पढ़ ली थी। दूसरी मैं बात करूं कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बात करते हैं आगे। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। मैंने किसका दहन किया? अब कोयले का दहन कर दिया। दहन का मतलब होता है उसको जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? कोयले को जलाना। यदि कोयले को मैं जला रहा हूं तो सीधी सी बात है, कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है और उसी कार्बन को कहा जाता है कोयला। क्या कहा जाता है? कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला कहा जाता है। यदि मैं कोयले को क्या कर रहा हूं? जला रहा हूं और जला रहा हूं तो सीधी सी बात है मुझे क्या मिलानी पड़ेगी? ऑक्सीजन मिलानी पड़ेगी। ये मैंने ऑक्सीजन इसके साथ में मिला दी। क्या मिला दी? ऑक्सीजन मिला दी। अब ये दो क्या है? अभिकारक है। दो क्या है? अभिकारक है और दोनों मिलकर क्या करेंगे? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे और एक गैस बनाएंगे CO2। यहां पर मैंने देखा कार्बन को किसके साथ मिला दिया जाए? ऑक्सीजन के साथ में मिला दिया जाए तो एक गैस का निर्माण हो जाएगा जिसको बोलते हैं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे मैं बात करता हूं किसकी? एक और उदाहरण यहां पर दे रखा है कि सर हमें जल का निर्माण करना है। मान लो आप ऐसे किसी क्षेत्र में हो जहां पर केवल हवा है, पानी नहीं है और यदि पानी नहीं है तो आप प्यासे नहीं रह सकते क्योंकि आप ऊंट नहीं हो। यदि ऊंट होते तो 10 या 15 दिन प्यासे रह सकते थे। राइट? यस। तो सर यदि हमारे पास पानी किसी जगह नहीं है और केवल हवा है और यह तथ्य है कि उन हवाओं में सभी जो गैस जितनी होती है उन गैस के अनुपात समान है और आपको अब जल बनाना है। बताइए जल कैसे बनाओगे? नहीं पता? आइए मैं समझाता हूं आपको। यदि मुझे ऐसा
कोई भी काम दे दिया जाए कि आपको पानी बनाना है, आपके पास गैस है, तो सबसे पहले मैं गैस को एक जगह लेके आऊंगा। कौन सी? वो होगी हाइड्रोजन। कौन सी होगी? हाइड्रोजन। और दूसरा, मुझे कौन सी गैस चाहिए सर? मुझे चाहिए ऑक्सीजन। कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। यहाँ पर जी दिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है? गैस है। दोनों क्या है? गैस है। मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी ऑक्सीजन गैस है। और यदि इसको मैं ठंडी जगह पर ले जाऊं, कौन सी जगह पर? ठंडी। ये कब मिलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अपने जीवन में, अपने आंखें देखो में कब मिलती है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जरा पेशेंस रखिए। यदि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूं, तो ये बनाएंगे H2O। H2O क्या बनाएंगे? H2O। जरा ध्यान दो, यहां पर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं सर? 2 हो रहे हैं। कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका निर्माण कर लेंगे सर? जल का निर्माण कर लेंगे। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो जल का निर्माण हो जाता है। ये बात तो ठीक है। ये किसका उदाहरण है? ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक अभिकारक होना चाहिए। 2 अभिकारक है और एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। पूरी परिभाषा यहाँ पर लागू हो रही है। अभी तक अपन ने 3 उदाहरण संयोजन अभिक्रिया के पढ़ लिए हैं और तीनों के तीनों आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है कि हम अपने दैनिक जीवन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलते हुए कब देखते हैं। तो आपने देखा होगा, आप क्या बना रहे हो? शिकंजी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? शिकंजी बना रहे हो। या कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पेय पदार्थ है, वो आप पी रहे हो। पीने से पहले आप कांच की गिलास में भरोगे या कांच के गिलास में डालोगे। कांच के गिलास में आप डालते हो उस ठंडे पदार्थ को, तो आपने देखा होगा उस कांच की जो भी गिलास है या बोतल है, उनके बाहरी क्षेत्र में बूंदे दिखाई देने लग जाती है पानी की। क्या आपने सोचा है वो बूंदे कहां से आती है? क्या आपने कभी इमेजिन, कल्पना की है कि वो बूंदे उस कांच के गिलास में से छन छन कर बाहर आती है? नहीं। क्या कांच की गिलास है उसमें जाली लगी हुई है? नहीं लगी हुई। तो फिर वो बूंदे कहां से आती है? गिलास से बाहर ऊपर से होकर उस गिलास से बाहर आती है? ऐसा भी नहीं। ऐसा हो रहा है तो आप गिलास को बंद कर दीजिए, फिर भी वो बूंदे आएगी। वो कहां से आती है सर? तो कहां से आती है? जब भी गिलास है वो खुली हवा में रहती है और हवा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें मौजूद है। और ये गैस जो भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अत्यधिक ठंडी जगह होती है। कोई सी भी हो, चाहे वो फ्रिज हो या फिर अन्य जगह हो, ठंडी जगह होती है तो ये आपस में अपने आप अभिक्रिया करके मिल जाती है। मिल जाती है तो अभी अपन ने पढ़ा किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। आपने देखा होगा फ्रिज में आप कुछ भी खुला नहीं छोड़ते हो, फिर भी बर्फ जम जाती है। अक्सर वो बर्फ कहां से आती है? वो बर्फ हवाओं में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण कर लेती है और वो बर्फ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहां तक बातें समझ में आई होगी। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयोग करके, यही मैंने बताया था, यह संयोजन अभिक्रिया है, यह संयोग की बात है। किसकी बात है? संयोग की बात है। आपकी शादी होना संयोग की बात है। मेरे और आपके करने से नहीं होगी, संयोग के होने से होगी। और संयोग कौन करेगा? ऊपर वाला।
संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा मुंह पर याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे एक नई अभिक्रिया को पढ़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया? नई अभिक्रिया। इसके अंदर मैं बता दूं, संयोजन अभिक्रिया के बाद में दो अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। क्रियाकलाप हमने क्या किया पता नहीं। पहले जो अभिक्रिया की थी आपने देखा था, बुझे हुए चूने में या बिना बुझे हुए चूने में मैं पानी डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? पानी डाल रहा हूं। तो अचानक से एक तो पदार्थ बन रहा है बुझा हुआ चूना, और एक भाप बन रही है जिसको उष्मा कहते हो। क्या कहते हो? उष्मा कहते हो। उसी उष्मा की, उसी क्रियाकलाप की यहाँ पर बात हो रही है। हमने देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई। क्या हुआ था? अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई थी। जी सर, जब भी आग के अंदर डालोगे पानी तो अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगी, उसमें दो राय कोई भी बात नहीं है। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, ध्यान देना, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस भी अभिकारक के अंदर दो या दो से अभिकारक में मिला रहा हूं और उसमें से उष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही है। तो उस अभिक्रिया को मैं क्या कहूंगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहूंगा। क्या कहूंगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। हाँ सर, यहां तक बातें समझ में आ गई। यानी मैंने दूसरी अभिक्रिया अभी देखा है कि जब भी मैं दो या दो से अभिकारकों को मिलाऊंगा, यदि उसमें से उष्मा निकल रही है तो उसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे सर उदाहरण दीजिए, प्राकृतिक गैस का दहन। ये क्या होती है सर? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मतलब है वो हमारे द्वारा बनाई गई गैस नहीं है, अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाई गई गैस नहीं है। ये प्रकृति की देन है। जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं वो प्रकृति की देन है, उसी प्रकार वो गैस प्रकृति की देन है। जैसे CH4, CH4 किसका सूत्र होता है सर? एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन हो, ये सूत्र ध्यान में देना है, और 4 हाइड्रोजन हो, चौथे चैप्टर में काम आएगा। कौन से चैप्टर में? चौथे चैप्टर में काम आएगा। यदि मेरे पास कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो ये सूत्र है मेथेन का। किसका? मेथेन का। किसका सूत्र है सर? मेथेन। और मेथेन के साथ में मैं यदि ऑक्सीजन मिला दूं, मेथेन के साथ में ऑक्सीजन मिला दूं, तो किसका निर्माण हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल का। और साथ ही साथ इसमें से ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा नहीं, यहां पर उष्मा होगा। क्या होगा? उष्मा होगा। क्या होगा? उष्मा होगा। ये ऊर्जा है, ये आप काट लीजिए, यहां पर उष्मा कर दीजिए। बोलो यहां तक बातें समझ में आ रही है क्या? मेरे को बताते चलना, है ना। कमेंट में कोई भी बात आप बताते नहीं हो, मुझे बता दिया करो कि बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने देखा कि प्राकृतिक गैस कौन सी है? CH4, मेथेन। और मेथेन के साथ में मैं यदि ऑक्सीजन मिला दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेगी और जल का निर्माण कर लेगी। साथ ही साथ
उसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। ये भी एक प्रकार का किसका उदाहरण है सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उससे पहले एक चूने, बिना बुझे हुए चूने को बुझाया था, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दोनों उदाहरण आप याद रख सकते हो। जो संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। सर हमें बताइए कि CO2 कैसे बना, H2O कैसे बना? आइए यहां पर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन है। एक आगे अभिक्रिया और आएगी जिसमें विस्थापन अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, जब तक वो अभिक्रिया नहीं पढ़ोगे तब तक ये O यहाँ क्यों आया, ये H यहाँ पर अकेला कैसे रह गए, इसके बारे में नहीं जान पाओगे। जब भी अभिक्रिया का चैप्टर कंप्लीट होगा एक एक बातें आपको समझ में आती हुई चली जाएगी। फिर भी मैं बताता हूं, यहां पर C है। यहां पर कौन है? C है। C ध्यान से मैं देखूं तो C के साथ में कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। और जल को क्या कर दिया? अलग कर दिया। जल को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ गया? जल के साथ में जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, वैसे भी ध्यान में रख सकते हो। ये नियम अपने पढ़ लिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कि यदि मैं मेथेन के अंदर ऑक्सीजन मिला दूं तो एक तो जल का निर्माण होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ये सीधा याद रखो, मेथेन के अंदर यदि मैं ऑक्सीजन मिला दूं तो एक तो किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ ऊष्मा निकलेगी। इसके आगे मैं बात करूं, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हाँ सर, श्वसन है वो भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे सर? हमने नहीं देखा कि हम श्वास लेते हैं और श्वास जब भी बाहर आती है इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? ये तो बात हो रही है यहाँ पर। ये यही बोल रहा है कि मनुष्य जब भी श्वास लेता है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर आते आते ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण हो चुके हैं और मैं एक एक को समझाते हुए चल रहा हूं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन में किस प्रकार काम करती है? आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप श्वास लेते हो अंदर की ओर तो यहाँ पर ठंड महसूस होती है। इसका तात्पर्य है ऑक्सीजन है वो ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी होती है। लेकिन मैं जब भी, अभी तो गर्मी का समय आ गया है, ठंड के समय में आपने देखा होगा आप श्वास लेते हो तो अंदर लेते समय, श्वास अंदर लेते समय आपको ठंडी लगती है, लेकिन जब भी श्वास को बाहर छोड़ते हो तो एक गर्म हवा बन जाती है। हाँ या ना? हाँ या ना? बन जाती है। तो इसका मतलब है गर्म हवा बनती है तो उष्मा के रूप में परिवर्तन हो जाती है। वही गैस किस में परिवर्तन हो जाती है? उष्मा में परिवर्तन हो जाती है। क्यों होती है ये मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर में एक अग्नाशय नामक जगह होती है और उस अग्नाशय नामक जगह में केवल आग जलती है। क्या जलती है? आग जलती है। जी सर। ऑक्सीजन का काम ही यही है, आग जलाना। तो पेट के अंदर जाकर ये क्या करेगी? आग ही जलाएगी। क्या करेगी? आग ही जलाएगी। जी सर। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अब मुझे पता लग गया सर, हम श्वास अंदर लेते हैं तो ठंडी लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो गर्म श्वास छोड़ते हैं। हाँ, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैं समीकरण के द्वारा समझेंगे और पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देता कौन है? मैं अलग टॉपिक के अंदर जा रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन के मुख्य घटक होता है।
इस बात को ध्यान में रखना है। भोजन का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। मुख्य घटक के अंदर अपन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मुख्य घटक है किसके? भोजन के। और एक घटक और होता है जिसको गौण घटक कहते हैं। कौन सा? गौण घटक। ध्यान देना, भोजन के दो घटक होते हैं। कहने का तात्पर्य भोजन दो प्रकार का होता है, एक तो मुख्य, एक गौण। एक मुख्य घटक, एक गौण घटक। मुख्य घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों आते हैं। गौण घटक के अंदर विटामिन है, खनिज है, पानी है, लवण है, ये किसके अंदर आते हैं? गौण घटक के अंदर आते हैं। जो मुख्य घटक है ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो कौन है मेन? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में एक पदार्थ पाया जाता है ग्लूकोज। क्या पदार्थ पाया जाता है? ग्लूकोज, जिसको शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। बोलो ये बात समझ में आई क्या? कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। यहां तक कि कार्बोहाइड्रेट में भी 3 प्रकार होते कार्बोहाइड्रेट के, वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, वो बहुत एडवांस लेवल हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के में ग्लूकोज पाया जाता है, इतनी बात ध्यान में रखना। ग्लूकोज होता है क्या है? शर्करा, जिसमें मिठास आप कहते हो, मीठा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है सर, उसी ग्लूकोज को यहां पर में अपन पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और ये भी पढ़ लिया भोजन के अंदर ही क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं सर? कौन कौन से ऐसे खाने योग्य पदार्थ है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो बाबू कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, आलू, जवार, मक्का आदि के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वही उदाहरण यहां पर पढ़ेंगे। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब भी हम पाचन करते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार है मोनोसेकेराइड। कौन सा है? मोनोसेकेराइड, जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। कौन? मोनोसेकेराइड, जो सबसे पहला इन्हीं चावलों का, आलू का पेट के अंदर जाकर भाग टूटता है, वो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यही बात मैं 15 मिनट से आपको समझा रहा हूं। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। उसी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की सबसे अधिक मात्रा होती है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा सर। क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ऊर्जा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ऊर्जा का निर्माण करेगा। इस अभिक्रिया का विशेष नाम है श्वसन, और इसी अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। कहने का तात्पर्य है हमारे लिए श्वसन भी उपयोगी है। यदि हम श्वास ले रहे हैं केवल, तो हमारे लिए वो श्वास किसी काम की नहीं है जब तक हम भोजन नहीं करेंगे। केवल अपन भोजन कर रहे हैं, श्वास नहीं ले रहे हैं, तो वो भोजन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, भोजन और श्वसन। भोजन और श्वसन
क्यों जुड़े हुए? अभी अपन ने पढ़ा कि भोजन के अंदर से कार्बोहाइड्रेट अपन को पदार्थ मिलता है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज नामक पदार्थ होता है और वो ग्लूकोज पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमें ऊर्जा देता है। वही ऊर्जा आप कोई भी काम कर रहे हो, उसी ऊर्जा के कारण आप काम करते हो। मैं बोल रहा हूं, उसी ऊर्जा के कारण बोल रहा हूं। आप पढ़ रहे हो, उसी ऊर्जा के कारण आप पढ़ रहे हो। यदि वो ऊर्जा आप में नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे और न ही मैं बोल पाऊंगा। आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी। इसी अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। इसी अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करोगे। कौन से में? 6, जो बायोलॉजी का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? बायोलॉजी का टॉपिक है। लेकिन उसके अंदर एक अभिक्रिया दे रखी है और वो अभिक्रिया अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं उस अभिक्रिया को। कल मैंने आपको एक सूत्र याद करवाया था, C6H12O6, C6H12O6, जो ग्लूकोज का सूत्र है। जो किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज में क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए। क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए तो अन्य कई पदार्थों का निर्माण हो जाता है। कौन कौन से? एक तो जल का निर्माण होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिल जाए तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। सर कैसे? यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो ऑक्सीजन है वो किसके साथ में मिल गया? सी के साथ में मिल गया। ऑक्सीजन किसके साथ में मिल गया? सी के साथ में मिल गया। किसके साथ में मिल गया? सी के साथ में मिल गया। ऑक्सीजन है वो किसके साथ में मिल गया? ऑक्सीजन के साथ में मिल गया। और ध्यान देना, ऑक्सीजन कभी भी कार्बन के साथ में मिलता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। दूसरा कौन सा? आज और ऑक्सीजन पीछे बचे। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पीछे बचे हैं तो निश्चित रूप से वो पानी के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और यहां आते आते जल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? जल का निर्माण कर लिया। और ये जितने भी थे, H12 है, 6 है, O6 है, ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। यानी ग्लूकोज कहता है मैं तभी टूटूंगा जब क्या करूंगा? अत्यधिक बल लगाऊंगा। क्या करूंगा? अत्यधिक बल लगाऊंगा। और यदि अत्यधिक बल लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक प्रकार की ताकत बन रही है। क्या बन रही है? ताकत बन रही है और उसी ताकत का नाम है ऊर्जा। क्या नाम है? ऊर्जा। साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोसेट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। किसका? साग सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं वनस्पति द्रव्य है। कौन सी? वनस्पति द्रव्य। पेड़ पौधों में जितनी भी सब्जियां हमें मिलती हैं उसका विघटन होकर कंपोस्ट बनना। क्या बनना? कंपोस्ट बनना। वो भी क्या है? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कहने का तात्पर्य यही है, जितनी भी सब्जी हैं उनको आप क्या करते हो? उबालते हो। क्या करते हो? उबालते हो। और उबालते हो तो आपको पता है एक गर्म वाष्प बाहर निकलती है। जितनी भी सब्जी हैं, मान लीजिए आपके घर में आलू उबाला जा रहा है और जब आलू उबालोगे तो उसमें से एक प्रकार की भाप है वो पानी के रूप में बाहर निकलेगी। कहने का तात्पर्य ऊष्मा है उसमें से बाहर निकल रही है और आलू के साथ पानी मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं और वो क्या हो जाएंगे? गर्म होकर एक सरलतम पदार्थ बन जाएंगे। यानी उतना कठोर नहीं रहेंगे जितना पहले था। आगे आओ और आगे पढ़ते हैं। और ये एक क्रियाकलाप कर रही है नन्ही परी। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा उत्पन्न होती है। कौन सी? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ध्यान देना, जिसके साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसके साथ एकल पदार्थ के साथ में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ये नन्ही परी है, ये क्रियाकलाप कर रही है, गैस की धीमी से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। कौन सी? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये गैस है, उसके क्रिस्टल यानी अणु है, छोटे छोटे दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं। कहीं पर भी आप पढ़ो क्रिस्टल का नाम, क्या पढ़ो? क्रिस्टल का नाम, तो लोहे का पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, उसमें छोटे छोटे क्या होंगे? लोहे के दाने होंगे या अणु होंगे। क्या होंगे? अणु होंगे। उसी का नाम है क्रिस्टल। उसी का नाम क्या है? क्रिस्टल है। ये नन्ही परी है, ये इस फेरस सल्फेट की गैस को सूंघ रही है, गर्म करने वाली। क्या करने वाली? गर्म करने वाली। अक्सर ये काम होता है सुनार का। किसका काम होता है? सुनार का। सुनार की दुकानों पे अक्सर यही चीजें आपको देखने को मिलती, क्योंकि सुनार किसी भी धातु है, चाहे चांदी की धातु है या फिर सोने की, गोल्ड की धातु है, उसको अन्य आकृति में यदि वो बना रहे हैं तो उससे पहले गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। अब ये क्या कर रही है? ये कौथनक नली है। कौन सी नली? कौथनक नली, यानी उसमें हवा देने वाली नली। कौथनक नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करे। क्यों ना करे? क्योंकि इसमें से जो गैस निकल रही है वो गर्म गैस है। कौन सी है? गर्म है। उसमें उष्मा है। उसमें क्या है? उष्मा है। उसमें क्या है? उष्मा है। फेरस सल्फेट और क्रिस्टल, ये क्या है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है। ये बर्नर यानी चूल्हा है। ये क्या है? चूल्हा है। ये क्या है? चूल्हा है। और ये इसको जला रही है, इसमें से जो गैस निकल रही है वो कहीं और छोड़ रही है। क्या कर रही है? छोड़ रही। कहने का तात्पर्य ये जो चित्र दिए गए हैं बस इतना समझाया गया है कि जब भी चूल्हा है वो जल रहा हो, उस पर एक मैंने नली ले ली और इसमें से कौन सी गैस है? फेरस सल्फेट वाली परखनली को गर्म करने पर, यानी फेरस सल्फेट की जो नली है उसको गर्म कर रही है। क्या कर रही है? गर्म कर रही है। फेरस सल्फेट का जो तत्व है उसको गर्म कर रहे हैं, और जैसे जैसे मैं गर्म कर रहा हूं तो एक अत्यधिक गर्म गैस बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? अत्यधिक गैस गर्म बाहर निकल रही है। अक्सर ये आपको देखने को कहां मिलेगा? ये मिलेगा जब भी कोई व्यक्ति या मिस्त्री बिल्डिंग करता है। किसका काम करता है? बिल्डिंग का काम करता है। और जब दोनों आपस में टकराते हैं, क्या करते हैं? टकराते हैं। एक और देखा होगा आपने, कौन सा? गैस वेल्डिंग का नाम सुना होगा। कौन सा नाम सुना होगा? गैस वेल्डिंग का। जब गैस वेल्डिंग कोई भी व्यक्ति आपस में करता है तो उसमें अत्यधिक गर्म हवा निकलती है। क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है। एक व्यक्ति है, उसी प्रकार की, ये जिस प्रकार का बर्नर जल रहा है उसी प्रकार का बर्नर जल रहा होता है। एक राड है, वो इसी की होती है, फेरस सल्फेट की, और वो राड जैसे जैसे टच करेगा तो ये दोनों को चिपका देगी। वो अक्सर स्टील या अन्य धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्रियाकलाप में वो क्या कर रही है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ये अभिक्रिया क्यों कर रही है? ये जो भी दाने हैं इनको तोड़ने के लिए अभिक्रिया कर रही है। क्यों कर रही है? जो दाने हैं इनको तोड़ने के लिए अभिक्रिया कर रही है, और इसी का नाम है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। आगे देखते हैं क्रियाकलाप को, छोड़ दीजिए, जितना पढ़ा उतना अच्छा है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्ष या विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, हमें सूंघने की जरूरत नहीं है। फेरस सल्फेट अक्सर होता ही क्या है?
फेरस सल्फेट अक्सर होता है क्या सर? हमें आपने बताया नहीं। फेरस सल्फेट मेरे पास क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा। ये आयरन का सूत्र है। किसका? आयरन का चिन्ह है Fe। किसका चिन्ह है? Fe। और Fe के साथ क्या मिला हुआ है? SO4 सल्फेट। क्या मिला हुआ है? सल्फेट होता है लवण का रूप। किसमें होता है? लवण का रूप। यह सल्फेट है। वो सल्फेट आप ऐसे समझ लो कि एक कठोर या लवण के जैसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? लवण के जैसा पदार्थ होता है। और उस लवण का सूत्र होता है SO4। आज से सल्फेट कहीं पर भी नाम आए तो सूत्र आपको याद होना चाहिए SO4। कौन सा सूत्र याद होना चाहिए? SO4। और आयरन का नाम आए तो कौन सा सूत्र याद होना चाहिए? Fe। क्या नाम होना चाहिए? Fe। क्या नाम होना चाहिए? Fe। क्या नाम याद होना चाहिए? Fe। ध्यान दो, अभी मैं पढ़ रहा हूं कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहा हूं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अच्छा, होगा क्या? वियोजन का मतलब होता है अलग हो जाना। क्या मतलब होता है? अलग हो जाना। वियोजन का तात्पर्य है अलग हो जाना। क्या तात्पर्य है? अलग हो जाना। यहां पर मैं देखूं टाइम बहुत हो गया आज, और ये अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन ब्रेक दे देंगे आज की क्लास को। यहां पर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यानी एक एकल उत्पाद है। अब वियोजन अभिक्रिया में होगा क्या? एकल उत्पाद होगा और वो टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बन जाएगा। यानी एकल अभिकारक होगा और उत्पाद होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे। अब सिस्टम है वो उल्टा हो गया। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक जुड़ रहे थे और एकल उत्पाद बन रहे थे। यहां पर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बन जाएगा। इतनी बात याद रखना, यही परिभाषा है इसकी। अब होता है क्या है, यहां पर मेरे पास एक पदार्थ है, एक अभिकारक है FeSO4, जिसको मैं कह सकता हूं फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट ये ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। यदि मैं इसको गर्म करूंगा, क्या करूंगा? गर्म करूंगा। गर्म करूंगा तो Fe2 और O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? फेरिक ऑक्साइड Fe2, आयरन तो होगा ही होगा, O3 किस में बदल जाएगी? O3 में बदल जाएगी। SO2 है वो अलग हो जाएगा, SO3 है वो अलग हो जाएगा। SO3 है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसी का नाम क्या है? क्या नाम है? वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? वियोजन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, कौन सा? फेरस सल्फेट, इसका सूत्र है वो याद रखना FeSO4। FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। क्रिस्टल जल क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 दोनों क्या है? गैस है। ये गैस बनकर उड़ जाएगी और ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ बन जाएगा। कौन सा पदार्थ बन जाएगा? ठोस पदार्थ बन जाएगा। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, चूना पत्थर। क्या नाम था?
चूना पत्थर का नाम है CaCO3। किसका सूत्र है? चूना पत्थर का सूत्र है, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने पढ़ा था कि जब हम दीवारों पर चूने की पॉलिश कर देते हैं, किसकी पॉलिश कर देते हैं? चूने की पॉलिश कर देते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है। और यदि इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे या उष्मा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? CaO बुझा हुआ चूना, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अलग होकर उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार पुनः आप देखना क्लास को, एक एक बातें आपको समझ में आ जाएगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। राम राम, धन्यवाद। और क्लास को शेयर कर दिया करो, है ना। ऐसे तो है नहीं कि आप अकेले पढ़ रहे हो, किसी और को भी बता दिया करो, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे। इसी के साथ यहीं से इसी चैप्टर को शुरू करेंगे और कल उम्मीद है इस चैप्टर को पूरा कर लिया जाएगा। धन्यवाद।